सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। देश की अर्थ और न्याय व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। देश की मुखिया भाग चुकी है और सड़कों पर मोटर कार्स नहीं बल्कि लोगों का ट्रैफिक जैम है। ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से इंडिया के पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश में। लेकिन आखिर अचानक एक शांति प्रिय देश इतना वायलेंट क्यों हो उठा? तो इसका कारण है एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट मूवमेंट। लेकिन आखिर इस मूवमेंट के पीछे की असली वजह क्या थी? क्यों स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर सड़कों पर उतर आए, और वो भी इतनी भारी मात्रा में? और क्या स्थिति है अब के बांग्लादेश की? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें। बांग्लादेश की करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ा पलटना पड़ेगा। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तो ये देश दो टुकड़ों में बंट गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जियोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण आज के बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन बस कुछ ही सालों बाद वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पर डिस्क्रिमिनेशन साफ दिखने लगा। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान के अधिकांश लोगों की मदर टंग बंगाली थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान वाले जबरन पाकिस्तान के इस टुकड़े पर उर्दू भाषा इम्पोज कर रहे थे। सिर्फ भाषा ही एक डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर नहीं था, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी हुए ईस्ट पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का 59% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से आता था, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान को मिलते थे। इसके साथ साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। 1970 के जनरल इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के पास सिर्फ 138। वेस्ट पाकिस्तान में अलग अलग पार्टीज के पास वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 95% वोट गए आवामी लीग को, जिसको शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। इलेक्शन रूल्स के अनुसार मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में रूल करना था, लेकिन उस समय पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ याह्या खान ने इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से मना कर दिया और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज कर दी। बदले में मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। इसके चलते ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर काफी अत्याचार हुए। एक मास जेनोसाइड हुआ और करीब 1 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में शरण लेने के लिए आ गए। इसी दौरान 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ने आग पकड़ी और इसमें इंडिया की मदद से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान ने ये वॉर जीता और आज के बांग्लादेश की स्थापना हुई। अब इतनी कहानी इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि आज के बांग्लादेश का सिचुएशन दरअसल कोटा सिस्टम के खिलाफ है और इसका ताल्लुक डायरेक्टली मुक्ति युद्ध में जुड़े फ्रीडम फाइटर्स के साथ है। दरअसल बांग्लादेश में रिजर्वेशन जातियों के ऊपर नहीं बल्कि कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर तय किए जाते हैं। चलिए समझते हैं। बांग्लादेश में 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिसेंडेंट्स के लिए है, बाकी 10% महिलाओं के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन फॉर एथनिक माइनॉरिटीज और 1% रिजर्वेशन फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए है। इन सबको जोड़ने पर करीबन 56% रिजर्वेशन बनता है, जिसमें मेजर शेयर फ्रीडम फाइटर्स का है। अब जिस देश में नौकरियों की इतनी कमी है उसमें इतना बड़ा रिजर्वेशन होने की वजह से एलिजिबल और मेरिटोरियस लोगों को सफर करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स यूनियन के अनुसार इनको एथनिक माइनॉरिटीज और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है तो बाकी सारी रिजर्वेशन कैटेगरीज की वजह से। उनका कहना है कि जब बांग्लादेश की स्थापना हुई तो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन था, लेकिन बाद में 2 बार इस रिजर्वेशन बिल को अमेंड किया गया और फिर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी रिजर्वेशन में शामिल किया गया। इस रिजर्वेशन बिल के अमेंडमेंट को लेकर काफी दिनों से आंदोलन चल रहे थे और आखिरकार 2018 को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के प्रेशर में आकर ये फैसला लिया कि फर्स्ट और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा।
लेकिन फिर कुछ सालों बाद 2021 में 7 फ्रीडम फाइटर्स के परिवार वालों ने फिर से हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया और आखिरकार 5 जून 2024 में हाई कोर्ट ने फिर से फ्रीडम फाइटर्स का कोटा रिजर्वेशन में शामिल कर लिया। इससे पूरे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स रास्ते पर उतर आए और बस कुछ ही दिनों में इसने एक गण आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार ने जगह जगह मिलिट्री तैनात किए, आंदोलनकारियों पर टीयर गैस, लाठीचार्ज और रबड़ बुलेट चलाए और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस हालात के चलते कई लोगों ने जान गंवाई और बांग्लादेश का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन फिर भी आंदोलनकारियों ने हाल नहीं छोड़ा और आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़कर इंडिया में शरण लेने के लिए आ गई। जबकि आंदोलनकारी इसे एक बड़ा जीत मान रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या बांग्लादेश में अभी भी शांति बहाल है और क्या असर होगा इस आंदोलन का इंडिया पर। फिलहाल शेख हसीना चुप्पी साधे हैं, लेकिन यूके में बैठे उनके बेटे ने पीटीआई से बात करते हुए ये कहा है कि उनकी मां यानी शेख हसीना देश जरूर लौटेगी और अपने पार्टी के लोग और सपोर्टर्स का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो ये थी दोस्तों बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन और उसकी हिस्ट्री से जुड़े तथ्यों की एक झलक। आशा करते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में जल्द ही शांति बहाल होगी और ये फिर से सोनार बांग्ला बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपके सुझाव हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और आगे और क्या वीडियो देखना चाहते हैं आप उस पर भी अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।